चलें जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है नेक्स्ट न्यू टॉपिक जो है शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट इनकम इसका जो है नाम है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट इनकम इनको हम स्टार्ट करें। अब देखें, जो एम्प्लॉयमेंट इनकम है उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे कि आप शुरू से देखते हुए आए हैं कि हर टॉपिक के अंदर अभी तक हमने प्रॉपर्टी इनकम को देखा है। ठीक है, हमने जो है वो इसके आगे हम PAY सिस्टम एक पढ़ेंगे। ठीक है, हमने बेसिक इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन पढ़ी है। तो ऑब्वियसली हर चीज़ के अंदर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, अब यहाँ हर चीज़ में रूल बेस्ड अप्रोच है, तो ऑलवेज मैं हर किस्म के स्टूडेंट को बताता हूँ कि लेट्स से अगर आपने रूल को चैलेंज करना है तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों ने मेरे से पढ़ी होगी, उसमें हर चीज़ को हम चैलेंज कर सकते हैं, हर चीज़ की लॉजिक होती है। इसमें जो भी रूल है दैट मेक सेंस, ऑल्दो उसकी सेंस बनती है, लेकिन हमने उसको समझना होता है और हमने एज सिंपल एज पॉसिबल करके उसको समझना है। कुछ भी चीज़ यहाँ पे कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है आपने। सही। चलें, अब एम्प्लॉयमेंट इनकम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक ये है। अब देखें, ये होता क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स चार्ज ऑन इंडिविजुअल्स वर्किंग विद एन एम्प्लॉयर। जो भी आप एम्प्लॉयर के साथ काम करें, नौकरी करें, जॉब करें, उस पे आपको सैलरीज वगैरह मिलेगी, उसकी सारी इनकम पे, तमाम बेनिफिट्स पे। अब इसमें हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम की सिर्फ इनकम नहीं पढ़ेंगे, हम इनकम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वो तो सबको पता है ना बेसिक। उस पर वही 20 40 45% लगना है, जो हमने बेसिक हायर और एडिशनल बैंड पढ़ा हुआ है। राइट, लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक नई चीज़ भी पढ़े होंगे जो कि बेनिफिट्स हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो लोग जॉब पोस्ट पे लगे होते हैं, मोस्टली जो सीनियर लोग होते हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिल रहे होते हैं। ठीक है, लेट्स से आपका एम्प्लॉयर आपकी एग्जाम फी पे कर है, आपका एम्प्लॉयर आपको स्टडी की तरफ हेल्प कर रहा है, आपके जो एम्प्लॉयर है वो आपको गाड़ी दे रहा है, आपका एम्प्लॉयर है वो आपको फ्यूल दे रहा है, आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको कोई एसेट दे रहा है पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, ये सारी इसके अंदर बेनिफिट्स आते हैं, वो भी हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था। टैक्स चार्ज ऑन इंडिविजुअल्स वर्किंग विद एन एम्प्लॉयर, आप कहीं नौकरी करें, ठीक है, इंक्लूडिंग देयर सैलरी एंड बेनिफिट्स प्रोवाइडेड। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर कर रहे होंगे, बेनिफिट्स को भी, सैलरी को। सही। अच्छा, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट इनकम के लिए सबसे पहले हमें कुछ बैजेस ऑफ ट्रेड हमें दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम लिखा है बैजेस ऑफ ट्रेड। ये बेसिकली ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे नुकात हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, क्या आप एम्प्लॉयमेंट के अंदर शुमार हो रहे हैं, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर शुमार हो रहे हैं। अब एक चीज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होती है, ये हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इससे अगला जो टॉपिक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होएगा PAY के बाद। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ये होता है कि आप अपना काम खुद ही से कर रहे हैं। लेट्स से अगर मैं अपना इंस्टीट्यूट खुद ही से चला रहा हूँ, तो ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मैं नौकरी नहीं कर रहा, मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, खुद से मैंने एक इंस्टीट्यूट चलाया हुआ है, खुद से मैंने एक बिजनेस खोला हुआ है। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या फ़र्क है, ये सारी लिस्ट आपको दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, इस लिस्ट को याद करना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस लिस्ट को याद करना ज़रूरी नहीं है। आपने सिर्फ इसको समझ लेना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। आपसे ऑब्वियसली एग्जामिनर इतना बचकाना सवाल नहीं पूछ सकता कि यार आप मुझे लिस्ट के पॉइंट ज़रा लिख के बता दो, क्योंकि 2 मार्क्स का MT होगा और ना ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, कोई चीज़ आपने स्किप नहीं करनी है इसके अंदर, चॉइस पे नहीं छोड़नी। ठीक है, चलें जल्दी से पहले पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, चलिए मैं पढ़ लेता हूँ। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेदर इंडिविजुअल इज एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड। या तो वो नौकरी कर रहा है या फिर खुद का अपना बिजनेस चला रहा है। ठीक है, तो HMRC ने हमें कुछ नुकात दिए हैं जिनको हम बैजेस ऑफ ट्रेड कहते हैं, टू एस्टैब्लिश दिस डिफरेंस। इस डिफरेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए ये पॉइंट्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, अब पहला पॉइंट देखें, मैं साथ साथ समझाता भी जाऊंगा आपको एग्जाम्पल के साथ साथ। ठीक है, नंबर 1 देखें, लिखा हुआ है कैन यू सेंड इन अ सब्सटीट्यूट। लेट से अगर मैं नौकरी पे जाता हूँ, मेरी जगह मेरा भाई या मेरी जगह मेरा कजन या मेरी जगह मेरे दोस्त जा सकते हैं? नहीं ना, ऑब्वियसली। तो अगर नहीं जा सकता, इफ़ यू कैन नॉट सेंड अ सब्स्टिट्यूट, अगर मुझे होना ज़रूरी है वर्क प्लेस पे, तो यस ये क्या करता है, प्रोवाइड द सर्विसेज के लिए, तो ऑब्वियसली मुझे एम्प्लॉयमेंट के अंदर शुमार किया जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं। क्योंकि हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कोई भी जा सकता है। लेट्स से अगर मेरा बिजनेस है, अगर टीचिंग को मैं छोड़ भी दूँ, लेट्स से अगर मेरा कोई स्टॉल है जहाँ मैं समोसे बेचता हूँ, लेट्स से, ठीक है, तो अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मेरा भाई चला जाएगा, लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा, लोगों को तो समोसे खाने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है जो कि इसके बीच में डिफरेंस जो है डिटरमाइन करती है। सेकंड पॉइंट, डज़ द पर्सन फ्रॉम व्हॉम यू आर वर्किंग हैव कंट्रोल ओवर योर वर्क। ठीक है, मतलब कि आप जो जिसके लिए काम कर रहे हैं उसका आपकी काम के ऊपर फुल कंट्रोल है, फुल नज़र है। जैसे एम्प्लॉयमेंट में होता है ना, नौकरी आप करते हैं, मैनेजर आपको काफ़ी दफ़ा आते-जाते देख रहे होते हैं। ठीक है, हैव कंट्रोल ओवर योर वर्क एंड द वे इन व्हिच यू डू इट। अगर फुल कंट्रोल है ना उसके आपके काम के ऊपर, तो यस वो आपको डिक्टेट करे, इसका मतलब आप नौकरी कर रहे हैं, आप गुलामी कर रहे हैं, आप क्या करें, आप जॉब करें, उसमें आप एम्प्लॉयमेंट के अंदर शुमार होंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मैं अपनी मर्ज़ी से खुद करूँगा, मेरा अपना बिज़नेस होगा, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई मुझे आके बताएगा। सही? If the person providing work has control over the work and the way it is done, yes, this is indicative of employment. इसका भी मतलब क्या है? इसका मुराद है एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ मैं, नौकरी कर रहा हूँ। ठीक है? अच्छा, डू यू वर्क फॉर अ सेट वर्किंग पैटर्न?
जैसे फिक्स डेज हैं, फिक्स आवर्स हैं, मुझे 9 to 5 ही काम करना है, रिपोर्ट करना है, अंगूठा लगाना है, कार्ड लगाना है, क्लॉक इन क्लॉक आउट करना है, फिक्स डेज है, मंडे टू फ्राइडे है, अगर इस तरह का कुछ है, अ सेट वर्किंग पैटर्न विद फिक्स डेज इज इंडिकेटिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यस। लेकिन वेयर एज फ्रीडम टू चूज विच डेज एंड आवर्स आर वर्कड इज इंडिकेटिव ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब मैं लेट से आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं किसी भी टाइम ऑफ द डे पे कर सकता हूँ, जरूरी तो नहीं है मैं 9 to 5 पे करूँ, मैं किसी भी डे पे कर सकता हूँ। मैं मंडे को करूँ, संडे को करूँ, सैटरडे को करूँ, वेडनेसडे को करूँ, थर्सडे को करूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। लेकिन जॉब में मंडे टू फ्राइडे आपको काम करना है, सैटरडे संडे लेट से अगर कोई आता भी है आपके पास तो ऑब्वियसली आपकी वर्किंग आवर नहीं है। सैटरडे संडे ऑफिस क्लोज होते हैं, आपको कोई आप उसकी क्वेरी एंटरटेन नहीं करेंगे, राइट। ऐसे ही अब, आर यू पेड अ फिक्स्ड अर्ली या वीकली या एनुअल रेट? एक फिक्स्ड आपका सैलरी है, ठीक है। तो अगर फिक्स्ड अर्ली या वीकली या एनुअल रेट आपकी है तो इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं होता, फिक्स नहीं होता, ठीक है। कभी इनकम ऊपर चली जाती है, कभी लॉस हो जाता है, कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस होता है, डिफरेंट चीजें उसमें होती हैं, सही। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें। देखें, आसान पॉइंट्स हैं, आई होप आप लोगों को समझ आ रहे होंगे यहाँ तक, कुछ भी चीज़ यहाँ पे याद करने वाली नहीं है, ठीक है, समझनी है सिर्फ। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। डू यू रिसीव बोनसेस या ओवर टाइम? हाँ, अगर ये बोनसेस वगैरह हैं तो इसका भी मतलब है ये एम्प्लॉयमेंट है। एंटाइटलमेंट टू बोनस एंड ओवर टाइम इज इंडिकेटिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जब मैं अपना काम कर रहा हूँ तो कभी मैं ओवर टाइम अपने आप को नहीं दूंगा। ऑब्वियसली उसमें मेरी एक लेट्स से अगर मैं आर्ली काम कर रहा हूँ या फिर मैं क्लाइंट के लिए खुद काम कर रहा हूँ, उसमें मैं अपना रेट खुद सेट करूंगा। कोई मुझे क्यों बताएगा कि मैं आपको इतना ओवर टाइम दूंगा, मैं आपको 1.5x दूंगा, 2x दूंगा, टाइम एंड हाफ, डबल टाइम, याद है वो पेरोल वाली बातें आपने मैनेजमेंट फाइनेंशियल दोनों में पढ़ी हुई हैं। डू यू बेयर डू यू बेयर द फाइनेंशियल रिस्क डू यू बेयर द फाइनेंशियल रिस्क फॉर अनसेटिस्फैक्ट्री वर्क? हाँ, क्या गलत काम करने पे बात आप पे आएगी? हाँ, इस केस में भी ये एम्प्लॉयमेंट है। बेयरिंग फाइनेंशियल रिस्क फॉर अनसेटिस्फैक्टरी वर्क इज, अच्छा, इज इंडिकेटिव ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हाँ, तो फाइनेंशियल रिस्क जो है ना, वो अगर आपके ऊपर आए तो ये बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ है। वेयर एज समवन विद नो फाइनेंशियल रिस्क इज मोर लाइकली टू बी एम्प्लॉयड। हाँ, इसमें देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि लेट्स से फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है कि कहीं बैठे बैठे मेरा क्लाइंट लूज ना हो जाए, मुझे पैसे के लेने के देने ना पड़ जाए, यही होता है ना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप खुद अपने क्लाइंट्स मैनेज कर रहे हैं, अगर आप खुद कमाई कर रहे हैं तो उसमें यस ये खर्चा होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर कि अपना पैसा लूज ना कर बैठे। एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट में बॉस का काम है, सीईओ का काम है, हेड का काम है, ओनर का काम है क्लाइंट्स ला के देना। अगर क्लाइंट्स नहीं आ रहे, आप फारिग बैठे हुए हैं, इसमें आपका कसूर नहीं है, इसमें एम्प्लॉई का कसूर नहीं है, ठीक है। आपको फिर भी पूरे पूरे पैसे मिलेंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक। डू यू प्रोवाइड द प्लांट एंड इक्विपमेंट नेसेसरी टू डू द जॉब? ठीक है, जो लैपटॉप यूज होता है, कंप्यूटर जो भी हो रहा है, वो आप अपना यूज करें या एम्प्लॉयर आपको दे रहे हैं? प्रोविजन ऑफ ओन इक्विपमेंट इज इंडिकेटिव ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हाँ बिल्कुल, अगर आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं खुद, कोई देने वाला नहीं है ना, मैं अकेले ही अपना ही बिजनेस चला रहा हूँ, तो मैं अपना इक्विपमेंट खुद चूज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इक्विपमेंट जो है वो एम्प्लॉयर अगर आपको प्रोवाइड करता है, कोई और अगर आपको प्रोवाइड करे है, वर्क प्लेस पे लैपटॉप्स वगैरह सब कुछ मिलता है, इक्विपमेंट मिलता है, वो चीज़ किसकी तरफ बात ले जाती है? एम्प्लॉयमेंट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं बात आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब देखें, वुड वर्क नॉर्मली बी कोटेड ऑन अ फिक्स्ड प्राइस रिगार्डलेस ऑफ हाउ लॉन्ग इट मे टेक? जितनी मर्जी टाइम लगे, कि आप आर्ली बेसिस पे अपने क्लाइंट से चार्ज करेंगे या फिक्स प्राइस आप देंगे, ठीक है। तो अगर फिक्स प्राइस देंगे तो इसका मतलब है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि नौकरी जब आप करें उसमें आपको आर्ली बेस पे जो है काम मिलेगा, ठीक है। आर्ली जितना ज़्यादा क्लाइंट आपके आवर्स लेगा, जितनी ज़्यादा आपसे मीटिंग्स करेगा, उतने ज़्यादा ऑब्वियसली आपको पैसे उसको कोट करने पड़ेंगे, सही। डू यू डिसाइड द टाइम टेबलिंग फॉर कैरिंग आउट जॉब्स? ठीक है, आप क्या अपना खुद टाइम टेबल डिसाइड करते हैं जॉब्स वगैरह करने के लिए कि मैं ये इस दिन करूंगा, उस दिन करूंगा, ठीक है। अगर ये आपकी मर्जी है, सेटिंग द टाइम टेबल फॉर जॉब इज इंडिकेटिव ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यस। जॉब में तो, नौकरी में तो आपके ऊपर मैनेजर एक तरह से इम्पोज करता है ना कि आपने ये काम करना है, आज डेडलाइन है, आज होके रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से प्लानिंग कर सकते हैं, तो दिस इज बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डू यू हैव टू करेक्ट अनसेटिस्फैक्टरी वर्क इन योर ओन टाइम एट योर ओन एक्सपेंस? ठीक है, कि आपको अपने खर्चे पे खुद अपना काम ठीक करना है? हाँ, इसका भी मतलब है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बात ले जा रहा है, क्योंकि इसमें रिस्क मेरे ऊपर है ना। लेट से अगर मेरा क्लाइंट, मेरा कस्टमर मेरे से खुश नहीं है, तो मुझे अपने ही रिस्क पे उसको काम फिर से करके देना पड़ेगा, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। डू यू वर्क फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स? ठीक है, हैविंग मेनी डिफरेंट कस्टमर्स इज इंडिकेटिव ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यस। नौकरी में ये होता है कि आपको डिफरेंट कस्टमर्स दिए जाते हैं, एक या दो ही क्लाइंट्स दे दिए जाएंगे जिसके ऊपर आप काम कर रहे होंगे, फिक्स आपकी एक पोर्टफोलियो होगी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप डिफरेंट कस्टमर्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, जो जो आपको रीच आउट करेगा उस उसके ऊपर आप क्वेरी के ऊपर काम कर रहे होंगे,
सही जी, ठीक है। ये क्या थे डियर स्टूडेंट्स, ये थे बैचेस ऑफ ट्रेड, यानी कि नुकात ऐसे जिसकी बेस पे आप एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर शुमार होंगे। ये हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिए। याद नहीं करना, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, नो नीड फॉर मेमोराइजेशन। ये स्टूडेंट्स इसका याद करने की जरूरत नहीं है, इसका बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब मैं मेन परफॉर्मर पे आता हूँ। जैसे हमने बेसिक इनकम टैक्स में पढ़ा, प्रॉपर्टी इनकम में भी पढ़ा, प्रॉपर्टी इनकम, रेंट रिसीव माइनस अलाउएबल एक्सपेंसेस, ठीक है। इसमें भी हमारे पास परफॉर्मर है, लेकिन इसमें थोड़े से रूल ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा आपने ज़रा अटेंटिव होकर रहना है, कान खोल के लेक्चर सुनना है, ठीक है। अगर बीच में ज़रा सा भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो फिर आपको भी मसला होगा ऑब्वियसली समझने में, और फिर बाद में जाके यू कैन ऑलवेज रिवाइंड द लेक्चर, ठीक है, ऑलवेज आपके पास ये सहूलत अवेलेबल है। लेकिन आपने, इन ऑर्डर टू सेव टाइम, क्योंकि सेविंग टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन ऑर्डर टू सेव टाइम आप शुरू से ही अटेंटिवली लेक्चर को सुने, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास परफॉर्म है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखें, ये सारी जो ब्लू वाली चीज़ें, ये ऑब्वियसली आपने रियल लाइफ में देखी होंगी, सब नौकरी पेशा लोगों को मिलती हैं, ठीक है। सैलरी मिलती है, ठीक है, सैलरी कमाते हैं, बोनसेस मिलते हैं, लेट्स से अगर आपने टारगेट को रीच किया बोनसेस मिलते हैं, कमीशन मिलते हैं सेलमैन को, ठीक है, रीइंबर्स्ड एक्सपेंसेस। ये तमाम चीज़ें किनको मिलती हैं? एम्प्लॉयड पीपल को। सही। अब इसमें से आप अलाउएबल डिडक्शन सिर्फ माइनस करेंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था प्रॉपर्टी इनकम के टॉपिक में भी, और शुरू से मैं बताता हुआ आ रहा हूँ कि टैक्स वालों की नज़र में हर एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं होता, हर एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं होता। कुछ एक्सपेंसेस होते तो सारे एक्सपेंसेस है, लेकिन कुछ उनकी नज़र में अलाउएबल होते हैं। अलाउएबल का मतलब कि माइनस आप कर सकते हैं, अपने आप जो प्रॉफिट है इससे कम कर सकते हैं, इनकम आप कम कर सकते हैं, ताकि आपको कम टैक्स देना पड़े। कुछ जो एक्सपेंसेस हैं वो अलाउएबल नहीं है। सही है। अच्छा, अब देखें, इसमें कुछ जो अलाउबल डिडक्शन है यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ। पहली कौन सी है? एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन इन ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम। ये पेंशन वाला टॉपिक अभी हमने करना है, ये इंशाल्लाह हम कर लेंगे जल्दी, इससे अगला वाला वही होगा, पीएवाई और पेंशन। तो एम्प्लॉय जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं ना, दो तरह की पेंशन में कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन होती है, एक ऑक्यूपेशनल पेंशन होती है। ऑक्यूपेशनल का मतलब कि आपकी जॉब से दी गई है, पर्सनल का मतलब आप अपनी मर्जी से चला रहे हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन है जैसे ये अलाउएबल होती है, क्योंकि आप सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, सब्सक्रिप्शन टू अ प्रोफेशनल बॉडी, हाँ, लेट्स से अगर मैं जॉब कर रहा हूँ कहीं और मैं एसीसीए को सब्सक्रिप्शन भी दे रहा हूँ, एनुअल सब्सक्रिप्शन, वो भी मेरी अलाउएबल है, क्योंकि मेरी जॉब के लिए प्योरली एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इसमें मेरा कोई प्राइवेट एलिमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ भी जनरल रूल एक तरह से यही यहाँ पे लिखा भी होगा कि जो भी आपकी जॉब के रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो माइनस होंगे, पर्सनल चीज़ नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक। पे रोल गिफ्ट्स टू चैरिटी, हाँ, अगर आप अपनी सैलरी में से कुछ खैराती इदारों को पेमेंट्स कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, वो भी इसमें से माइनस होगी, ठीक। जैसे हमने ऊपर भी एक टॉपिक पढ़ा हुआ क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशंस का, ठीक है। अच्छा, अलाउएबल एक्सपेंसेस, हाँ, अलाउएबल एक्सपेंसेस बाकी हो सकते हैं, आपको क्वेश्चन में दिए होंगे अभी। जैसे जैसे हम यहाँ पढ़ते जाएंगे इसके अलाउएबल एक्सपेंसेस आपको समझ आते जाएंगे, नीचे सारी लिस्ट दी हुई है, एक एक करके हम लोग सब कुछ पढ़े होंगे। ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, अप्रूव माइलेज अलाउंसेस, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आखिर में आपके पास क्या आ जाती है? ये आ जाती है डी स्टूडेंट्स इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, ये आखिरी चीज़ है, ठीक है। सारी चीज़ें आप लिखते हैं, सारी इनकम्स जो आपको मिल रही हैं वो लिखते हैं, उसमें से जो डिडक्शंस हैं सिर्फ टैक्स वालों की नज़र में जो लायबल है वो आप लिखते हैं, और उनको आप माइनस कर देते हैं। सही। अच्छा, देख लेते हैं यहाँ पे स्टार पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है। अनलेस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड एम्प्लॉयमेंट इनकम इज ट्रीटेड ऑन रिसीट्स बेसिस। अच्छा, ये रिसीट बेसिस पे ट्रीट होती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इनकम, विच मीन्स इट इज एसेसिबल व्हेन इट इज रिसीव्ड रिगार्डलेस ऑफ इट बीइंग रिलेटेड टू प्रायर टैक्स ईयर, ठीक है। बेशक ये पिछले टैक्स ईयर से हो, हमने इसको कैश बेसिस पे ट्रीट करना है, जैसे हम प्रॉपर्टी इनकम में भी करते थे। आपने एक्रूअल बेसिस में इसको नहीं लाना, एक्रूअल बेसिस अभी फॉलो भी नहीं करनी, ठीक है। एक और चीज जो अक्सर एमसीक्यू में पूछी जाती है, यहाँ स्टार पॉइंट में लिखी हुई है नंबर 2 में, एम्प्लॉयमेंट इनकम इज डीम्ड रिसीव। डीम्ड का मतलब हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि रिसीव हो चुकी है अर्लियर ऑफ, दो डेट्स के अर्लियर ऑफ, ठीक है। नंबर 1 डेट ऑफ पेमेंट, नंबर 1 डेट ऑफ पेमेंट, जो आप पेमेंट करें। नंबर 2, अगर इनमें से जो भी जल्दी आएगी ना वो अपने उसको डीम करना है कि आप उसको, इवन तो आपको कैश बेशक ना मिला हो, आप उसको रिसीव कर चुके, ठीक है। एक तो डेट ऑफ पेमेंट है कि आपने कैश पकड़ा दिया एम्प्लॉय को, ठीक है। और सेकंड क्या है? डेट टैक्स पेयर बिकम्स एंटाइटल टू द अमाउंट। एंटाइटल का क्या मतलब है? कि इसको इस टाइम वोट कर दी गई थी या दे दी गई थी। अक्सर एग्जाम में ना इसका एक वर्ड यूज होता है वोट, ठीक है, कि लेट्स से द मैनेजर वाज वोटेड अ सैलरी, या मैनेजर वाज वोटेड अ कमीशन, या मैनेजर वाज वोटेड अ बोनस ऑन दिस डेट। तो इसमें से जो भी जल्दी आएगा वो आप लोगों ने ले लेना है, ठीक है, रिगार्डलेस कि आपको कैश मिला हो या ना मिला हो। डेट ऑफ पेमेंट और एंटाइटलमेंट डेट, इन दोनों के अर्लियर ऑफ। ये दो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल करेंगे इंशाल्लाह बात क्लियर होगी, एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है।
सबसे जो पहली जो एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1, इसमें देखें क्या कह रहा है। एरिक एरिक इज डायरेक्टर ऑफ आइडल लिमिटेड, ये सब डायरेक्टर है, ठीक है, विच प्रिपेयर्स अकाउंट्स टू 31 दिसंबर एनुअली। ठीक है, ये जो कंपनी है ये 31 दिसंबर तक हर साल अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करती है। इसको जो रीमनरेशन का क्या मतलब होता है, पैसे, ठीक है, जो इसको रिटर्न मिल रहा है, इसको सैलरीज मिल रही है, तमाम जो आमदनी मिल रही है इसको, वो कुछ ऐसे मिल रही है। नंबर 1, अ सैलरी ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ एट द रेट ऑफ 6,000 अ मंथ। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, और रिक्वायरमेंट में क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट एसेसिबल ऑन एरिक फॉर द टैक्स ईयर 22-23, क्लियरली स्टेटिंग द डेट्स ऑन विच द रीमनरेशन इज डीम्ड टू बी रिसीव। देखें डीम्ड वाला लफ्ज आ गया। जब भी डीम वाला लफ्ज आएगा आपने ये वाला पॉइंट याद रखना है जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, अर्लियर ऑफ टू डेट्स वाला जो था, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखें इसको यहाँ पे सैलरी मिल रही है, ठीक है। अब मैं अमाउंट्स भी लिखते जाऊंगा साथ साथ, और ये भी बताता जाऊंगा कि आपको कौन सी किस टाइम पे मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ सैलरी जो लिखा हुआ है ना कि लास्ट डे ऑफ ईच मंथ इसको मिल रही है, तो ऑब्वियसली इसका तो कोई डीम डे नहीं हो गया, तो साथ साथ इसको मिलती जा रही है। यहाँ पे कोई डेट का जिक्र भी नहीं है। अब 6,000 अ मंथ है ना, 6,000 अ मंथ है, तो इसका क्या मतलब है कि 12 महीने, 6,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है, आंसर क्या आ जाएगा, 72,000, 72,000। ये आपकी क्या आ गई, सैलरी आ गई। सेकेंडली डियर स्टूडेंट्स, इसको क्या मिल रहा है, गौर से देखें काइंडली। डायरेक्टर फीस ऑफ 20,000 ऑन 30 अप्रैल 2023। याद रखें हमारा टैक्स ईयर क्या है, 6 अप्रैल 22 से लेकर 5 अप्रैल 23। ये चीज नहीं भूलनी, जो स्टूडेंट ये चीज भूल गया वो गया पेपर के अंदर, उसका काम फाड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टर फीस ऑफ 20,000 ऑन 30 अप्रैल 2023। 30 अप्रैल 2023 तो बाद में बन रहा है, 5 अप्रैल के बाद आता है ये, ठीक है। इन ये तो टैक्स ईयर के बाहर आता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर, देखें किस ईयर एंड की है ये, 31 दिसंबर 2022 की है। अब देखें वी वोटेड वाली चीज यहाँ लिखी है, द फीस वॉज वोटेड टू एरिक ऑन 20 दिसंबर 2022, 20 दिसंबर 2022, ठीक है। लेकिन इसको ये फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर मिल रही है ना, तो इसका मतलब हम इस टैक्स ईयर में इसको काउंट करेंगे, इवन दो इसकी पेमेंट इसको टैक्स ईयर के बाहर मिल रही है, लेकिन हमने अर्लियर ऑफ टू डेट्स मिलनी होती है। इसको एंटाइटल कब होगी है, ईयर एंड 31 दिसंबर 2022 को, ठीक है। तो हम इसको ले सकते हैं, यस। डायरेक्टर फीस में लिख दूंगा यहाँ पे, इसके आगे इसकी डेट लिख देते हैं, डीम डेट 31 दिसंबर 2022, जो किसी टैक्स ईयर के अंदर आते हैं। कितनी थी जी ये, 20,000, 20,000, ठीक है। लास्ट देखें, लास्ट क्या हो रहा है, अब परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस, बोनस इसको मिल रहा है 1 लाख का ऑन 30 जून 2023 इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। ये भी देखें, इसकी पेमेंट तो 30 जून को आ रही है, जो कि हमारे टैक्स ईयर के तो बाद बनता है, बहुत बाद में बनता है, इसमें नहीं आता। लेकिन अगेन 21 साल के ईयर एंड की है, 31 दिसंबर 2022, जो कि इस साल आता है। दिस वॉज वोटेड टू एरिक ऑन 8 मार्च 2023। ये भी हमारे साल के अंदर आ रहा है, क्योंकि हमारा टैक्स ईयर कब खत्म हो रहा है, 5 अप्रैल 2023 को। दैट मीन्स 8 मार्च को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बोनस जो इसको मिल रहा है 8 मार्च को मिल रहा है। अर्लियर ऑफ लेना होता है एंटाइटलमेंट डेट और पेमेंट डेट। 8 मार्च 2023 कितना बोनस है, 1 लाख, सही। तो ये कितना हो गया, वन, आई थिंक 192, हाँ, 192,000, ठीक है। तो ये तो हमने छोटी सी एग्जांपल कर ली, एक छोटी सी एग्जांपल थी किसके रिगार्डिंग, इस पॉइंट के रिगार्डिंग कि आपको कौन सी अर्लियर डेट्स पे पैसे मिलेंगे, सही, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं, जैसे जैसे और एग्जांपल्स आएंगे इंशाल्लाह वैसे वैसे हम इसको समझेंगे, ठीक है। अभी देखें ये मेन एक जनरल रूल लिखा हुआ है कि अलाउेबल एक्सपेंसेस जो हम यहाँ से माइनस कर रहे थे, ये जो लिखे हुए हैं अलाउेबल एक्सपेंसेस, ये इसका क्या मतलब है, आखिर ये क्यों लिखे हुए हैं, क्या मतलब है इसका, ठीक है। अब देखें वही यहाँ पे जनरल रूल है, आप देखें क्या लिखा हुआ है, द जनरल रूल हेयर इज टू अलाउ फॉर ऑल दोज एक्सपेंसेस। अलाउ का क्या मतलब होता है, माइनस कर सकते हैं आप, अलाउ फॉर ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर डन होली एंड एक्सक्लूसिवली। देखें हाईलाइटेड में और ब्रैकेट्स में चीज लिखी हुई है, होल्डली एंड एक्सक्लूसिवली। होल्डली एंड एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली का ये मतलब है कि सिर्फ उस पर्पज के लिए, सिर्फ किस पर्पज के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए, होल्डली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ आपने अपनी नौकरी के चक्कर में इस एक्सपेंस को स्पेंड किया, अगर आप नौकरी ना कर रहे होते तो आप कोई जरूरत नहीं थी आपको एक्सपेंस करने की, ठीक है। सम जनरल डिडक्टेबल एक्सपेंसेस इंक्लूड, कुछ जो अलाउेबल एक्सपेंसेस के अंदर चीज़ें आती हैं वो ये आती हैं, जैसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं ऑब्वियसली, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ऑक्यूपेशन पेंशन स्कीम, ठीक है, सब्सक्रिप्शन टू प्रोफेशनल बॉडीज है, चैरिटी है, जो ऊपर सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ट्रैवल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस ओनली। ट्रैवल एक्सपेंसेस के बारे में मैं थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ आपको, ये चीज़ आपने काइंडली गौर से सुननी, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप यूज़ करें और ये आपकी अलाउेबल एक्सपेंस है, ठीक है।
अब देखें हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है जी, ये देखें ट्रैवल एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस। ठीक है, ट्रैवल एक्सपेंसेस में क्या है कि आप जो ट्रैवल आने जाने पे खर्चा करते हैं, अब इसमें कुछ रूल्स हैं वो आपने याद रखने हैं। दीज आर डिडक्टेबल इफ परफॉर्म नेसेसरीली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इन एम्प्लॉयमेंट। आप इसको डिडक्ट कर सकते हैं, अलाउएबल एक्सपेंस आपका है सिर्फ कब, सिर्फ कब, तब जब आप लोग एम्प्लॉयमेंट में इसको यूज करेंगे। सही। अच्छा, अब देखें ये एक डायग्राम दिया गया, ये मैंने स्टडी हब से उठाया है। स्टडी हब भी आप यूज कर सकते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इसके लिए। ठीक है, एसीसी स्टडी हब से मैंने डायग्राम लिया है और ये काफी अच्छे इसको एक्सप्लेनेशन कर रहा है। देखें ये होम है, घर है। ठीक है, ये है टेम्परेरी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलिए पहले यहाँ से पॉइंट पढ़ते हैं। ये है नॉर्मल प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप घर से नॉर्मल प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे जा रहे हैं, वो तो रोज रोज होगा ना, वो तो आप एवरीडे कर रहे हैं, तो उसके पैसे कौन कौन एम्प्लॉयर देता है, वो तो डिडक्टेबल नहीं है। लेकिन अगर स्पेशल वन ऑफ आपको कहीं जाना पड़ा है, क्लाइंट मीटिंग पे जाना पड़ा है, ऑफिस से जाना पड़ा है कहीं, ठीक है, उसके लिए आपको खर्चा ऑब्वियसली फ्यूल के लिए रिइम्बर्स होगा, क्योंकि ये चीज तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी में काउंट हो रही है ना। आपको पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, ऑफिस आने जाने के, अपने खर्चे मैनेज करने के, तो ये चीज इसीलिए डिसलाउएबल है। ठीक है, अगर आप इसको लॉजिकली समझें। अब देखें पहला पॉइंट क्या लिखा है, ऑर्डिनरी कम्यूटिंग फ्रॉम रेजिडेंस टू परमानेंट एम्प्लॉयमेंट प्लेस इज नॉट अलाउएबल। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ। अगर मैं घर से ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से घर आ रहा हूँ, स्ट्रेट, कोई बीच में रुकावट नहीं है, ऑफिस से घर जा रहा हूँ, घर से ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से घर आ रहा हूँ, इन एंड आउट, इन एंड आउट, इस तरह अगर हो रहा है, तो ये चीज़ अलाउएबल नहीं है, इट इज़ नॉट अलाउएबल। क्यों नहीं अलाउएबल, क्योंकि भाई आपको सैलरी मिल रही है, किस चीज़ की सैलरी, सैलरी मिल रही है आपको, खर्चे मैनेज करने की, रेंट्स पे करने की, फ्यूल एक्सपेंसेस मैनेज करने की। ठीक। ट्रैवलिंग बिटवीन परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का मतलब जहाँ आप प्रॉपरली काम करें, प्रेमिसेस, टू कस्टमर साइट इज लॉयबल। हाँ, अगर आप कस्टमर की साइट पे जा रहे हैं, उससे मीटिंग करनी है, डिफरेंट रीजन है, ये आप किसके लिए कर रहे हैं, ये आप एम्प्लॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। अब एक और भी रीजन है, ये ऊपर नॉट अलाउेबल क्यों था, जो आप घर से ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बीच में अब कोई ऐसा, बहुत मुश्किल है ना कि ऐसा हो कि कोई बंदा, लेट से स्पेसिफिकली उसका ऑफिस थोड़ा दूर है और वो स्पेसिफिकली सिर्फ अपनी गाड़ी निकाले ऑफिस जाने और आने के लिए, ऐसा तो नहीं होता। लेट से उसको बीच में दो चार काम भी आ जाते हैं, प्राइवेट काम जो होते हैं, तो उसमें आप फ्यूल किस तरह से पोर्शन करेंगे, ट्रैवल एक्सपेंसेस किस तरह से पोर्शन करेंगे, मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसमें प्राइवेट एलिमेंट भी आ जाता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ ऑफिस के लिए, फॉर द सेक ऑफ ऑफिस, अपनी गाड़ी निकालते हैं। वो कहते हैं अच्छा चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं रास्ते में ये काम भी करता जाऊंगा, दो तीन उनको काम वैसे ही आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो घर से बाहर निकले होते हैं और उनको टाइम नहीं होता। ये इसकी रीजन है। ठीक है, तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट प्लेस है, उससे अगर आप कस्टमर की साइड पे जा रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, मीटिंग जो कर रहे हैं, किसी भी रीजन से जा रहे हैं, उसके ऊपर काम करने जा रहे हैं क्लाइंट के ऊपर, वो चीज़ अलाउेबल है, क्योंकि ये आप किस लिए कर रहे हैं, इसमें कोई प्राइवेट एलिमेंट नहीं है। आप अपने पर्सनल मफाद के लिए नहीं जा रहे, आप अपने बॉस के लिए जा रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉयर के लिए जा रहे हैं। समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, ट्रैवलिंग बिटवीन परमानेंट एम्प्लॉयमेंट प्रेमिसेस टू टेम्परेरी प्रेमिसेस। हाँ, अगर कोई टेम्परेरी प्रेमिसेस आ जाती है, लेट से आपको किसी और सिटी में पोस्ट कर दिया जाता है, या आपका ऑफिस की ब्रांच चेंज कर दी जाती है। अब टेम्परेरी प्रेमिसेस का डियर स्टूडेंट्स ये मतलब है 24 मंथ्स, नॉट मोर देन 24 मंथ्स। ठीक है, 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज भी क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज अलाउेबल है, लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए, 24 मंथ्स के अंदर, ये लिखी हुई है। सही। ये भी चीज क्या है, यहाँ पे लॉयबल नहीं लिखा हुआ, मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज लॉयबल। सही। अच्छा, इफ एम्प्लॉयमेंट ट्रैवलिंग कंटेन्स एनी प्राइवेट एलिमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑफिस के काम के लिए निकले और बीच में 100 काम याद आ गए, यार दोस्त से मिलना था, यार उसके साथ चाय पी लेता हूँ, यार वापसी पे सब्जी लानी थी, यार वापसी पे ये लाना था, वो लाना था। ठीक है, एज वेल दैट विल बी डिसअलाउड, दैट विल बी डिसअलाउड। कोई प्राइवेट एलिमेंट इसके बीच में आएगा, वो चीज़ स्ट्रेट अवे डिसअलाउ कर दी जाएगी, क्योंकि सब्जी लेने से एम्प्लॉयर का क्या ताल्लुक, दही लेने से एम्प्लॉयर का क्या ताल्लुक, दोस्त के साथ चाय पीने से एम्प्लॉयर का क्या ताल्लुक, भाई खुद सोचे ना। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक दफ़ा डिस्कस भी कर लेता हूँ, जैसे हमने पॉइंट्स पढ़े, एक दफ़ा मैं फिर से बताता हूँ। अगर आप घर से अपनी नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट प्लेस पे जा रहे हैं, ये चीज़ क्या है, डिसराइबल है, क्योंकि सैलरी आपको किस काम के लिए मिल रही है। ठीक है, अगर आप घर से टेम्परेरी प्लेस पे जा रहे हैं, टेम्परेरी, लेट से कस्टमर का थोड़े अरसे के लिए ये ऑफिस है, तो आपको वहाँ जाना पड़े, अगर वो 24 मंथ्स के अंदर अंदर है, तो वो अलाउेबल है। रूल बेस्ड अप्रोच है डी स्टूडेंट्स, रूल बेस्ड अप्रोच। ठीक है। हाँ, अगर आप टेम्परेरी वर्क प्लेस से अपने नॉर्मल ऑफिस के बीच में आ रहे जा रहे हैं, ये चीज़ अलाउेबल है, क्योंकि इसमें कोई पर्सनल मफाद नहीं है आपका, ये सिर्फ ऑफिस के लिए आप स्पेसिफिकली कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और अगर टेम्परेरी ऑफिस प्लेस से, टेम्परेरी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट से अगर आप नॉर्मल प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जा रहे हैं, हाँ ये भी चीज़ अलाउेबल है, ये सब कुछ अलाउेबल है, यहाँ लिखा हुआ है। सही। चलिए, ओके हो गया। अच्छा, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो क्या लिखे हुए हैं देख लेते हैं। इफ एम्प्लॉई, ये स्टार पॉइंट्स हैं। ठीक है, इफ एम्प्लॉई इज यूजिंग पर्सनल कार फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, अगर वो अपनी गाड़ी यूज करे, देन इट मीन्स दैट एम्प्लॉयर विल बी रीइंबर्सिंग हिम माइलेज एक्सपेंसेस। हाँ,
माइलेज एक्सपेंसेस जो है वो एम्प्लॉयर रीइंबर्स करता है, आजकल हर कंपनी करती है तकरीबन, ठीक है। 10 में से 6-7 कंपनीज आजकल ये करती हैं कि आपकी फ्यूल एक्सपेंसेस, अगर लेट से आपका ऑफिस दूर है तो ऑब्वियसली हर कंपनी ये फिक्र करती है कि यार आपकी फ्यूल जो है वो आप अपनी जेब से नहीं लगे, वो हमारी जेब से ही लगे। कुछ कंपनीज करती हैं। केयर नीड्स टू बी अडॉप्टेड, ख्याल रखना चाहिए व्हेन कंपेयरिंग दिस अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट HMRC अप्रूव माइलेज रेट्स व्हिच आर एज फॉलोज। डियर स्टूडेंट्स, टैक्स के इदारे ने, HMRC ने हमें कुछ माइलेज रेट्स दिए हैं जो कि ये हैं जिनको अभी अभी हम देखते हैं। इसको अपने कंपेयर करना होता है, नीचे इसका क्वेश्चन भी अच्छे खासे दिए हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरह करेंगे। जो भी चीज़ आपको मुरवतन दी जा रही है ना, जो भी चीज़ आपको तकल्लुफ में दी जा रही है, ये आपने समझना है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। इंग्लिश में चीज़ एक्सप्लेनेबल नहीं है क्योंकि हमारे जो उर्दू के लफ्ज़ है ना वो इंग्लिश से मैच नहीं कर सकते, ठीक है। अब तकल्लुफ का जो वर्ड है ये इंग्लिश में कहीं एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जो तकल्लुफ लोग कहते हैं ना कि आपने तकल्लुफ क्यों किया, ठीक है, ये जो तकल्लुफ वाले ओवर एंड अबव जो लोग 100% से 120% पे जाके आपकी खिदमत करते हैं, एम्प्लॉयर आपकी खिदमत ही कह रहे हैं ना, ये चीज़ डिसलॉयबल है। HMRC ने कहा ये खिदमतें, ये तकल्लुफ नहीं चलेंगे मेरे सामने जो रूल हैं वो रूल हैं, इसके मुताबिक तुम लोग ने चलना है चलो, नहीं चलना तो पेनल्टीज दो, एक्स्ट्रा टैक्सेशन दो, ठीक है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, HMRC ने ये कहा है कि हम लोग ये कहते हैं ऑफिशियली कि 10,000 माइल्स तक अगर आप क्लेम कर रहे हैं पूरे साल का, ऑब्वियसली यहाँ पे बात हो रही है पूरे टैक्स ईयर की, तो आपको 45 पेंस पर माइल पे रीइंबर्समेंट होनी चाहिए हमारे मुताबिक, ये टैक्स वाला इदारा कह रहे हैं, ठीक है। और अगर 10,000 से ऊपर जा रही है, एक्सेस जा रही है, अगर उससे ऊपर जा रही है, तो आपको 25 पेंस पर माइल पे ये चीज़ चार्ज होगी। मतलब हम आपको अलाउ कर रहे हैं एक तरह से, हम आपको इतनी अलाउंस दे रहे हैं। इससे ऊपर आपको अगर आपका एम्प्लॉयर दे रहा है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल है। अभी मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है। फर्ज करें मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें जो आपने क्लेम किए हैं वो क्लेम किए हैं जी 8,000 माइल्स, 8,000 आते हैं, 10,000 के अंदर अंदर आते हैं, तो सब कुछ 45 पेंस पे होगा ना। 45 पेंस पे, पेंस का क्या मतलब है, एक पाउंड में जो है ना वो 100 पेंस होते हैं। एक पाउंड में क्या होते हैं, 100 पेंस होते हैं, जैसे डॉलर में सेंट्स होते हैं ना, 100 सेंट्स, इसलिए एक पाउंड में क्या होते हैं, 100 पेंस होते हैं। तो 8,000 माइल्स आपने किए हैं क्लेम, ये 45 पेंस पे जाएंगे। निकालें जी कितना बनता है ये, कैलकुलेटर चलाएं कैलकुलेटर। 8,000 इंटू 0.45, 3,600, 3,600। ये HMRC ने कह दिया आपको, लेकिन आपका एम्प्लॉयर कहता है कि भाई फिक्र करने की जरूरत ही नहीं, मैं हूं ना। उसने कहा कि 8,000 माइल्स आप कर रहे हो, वो आपको लेट से मैं 2 पाउंड पर माइल पे देता हूँ, लो लो, तकल्लुफ कर दिया, ठीक है। 2 पाउंड पर माइल पे मैं आपको रिइंबर्स करता हूँ। कितना बन रहा है, 16,000। इतना होता नहीं है वैसे, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 16,000 बन रहा है। HMRC ने कहा था कि आप 3,600 तक क्लेम कर सकते हैं हमारे मुताबिक। एम्प्लॉयर आपका तकल्लुफ में 16,000 पे चला गया है, ठीक है, सही है। तो 16,000 में माइनस करें 3,600, क्योंकि 3,600 तो अलाउेबल है आपको। जो बीच का डिफरेंस है जो कि 12,400 बनता है, ये चीज HMRC ने कहा है कि आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको फ्यूल वैसे ही रिइंबर्स करे ना आपका, वो तो आपका फ्यूल वैसे ही रिइंबर्स करे। हो सकता है इसमें प्राइवेट एलिमेंट भी आ जाए तो उसका खदशा ना हो, इसीलिए HMRC ने कहा है कि आपको ये अप्रूव माइलेज अलाउंस रेट्स अवेलेबल हैं। इसको AMAP भी कहते हैं, अप्रूव माइलेज अलाउंस रेट्स, सही, ठीक है। इफ एम्प्लॉयर, क्या लिखा हुआ है एक और पॉइंट में, इफ एम्प्लॉयर हैज रीइंबर्स्ड मोर देन द अबव स्टेटेड अलाउंस, दिस मींस द एक्सेस अमाउंट्स विल बी टैक्सेबल बेनिफिट। हम बेनिफिट्स पे आ चुके हैं। ये पहला बेनिफिट जो हमने पढ़ा है अभी, ट्रैवल एक्सपेंसेस, ठीक है। 45 पेंस पर माइल, अगर 10,000 के अंदर अंदर माइल्स हैं, 10,000 से ऊपर जितनी भी जा रही हैं 25 पेंस पर माइल पे अलाउड है। जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो दो अंदाज से करेंगे, एक एम्प्लॉयर के अंदाज से करेंगे कि आपको जो एम्प्लॉयर तकल्लुफ में ज्यादा पैसे दे रहे हैं, और एक हम HMRC के अंदाज से स्ट्रिक्टली करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। उसमें जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो हमारा टैक्सेबल होगा। अब नॉट ऑलवेज ये ज्यादा होगा, हो सकता है एम्प्लॉयर आपको कम दे रहा हो, ठीक है, हद से कम दे रहा हो। कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं ना जो इस तरह थोड़ी सी ख्वारी करवाते हैं, हो सकता है एम्प्लॉयर आपको HMRC के रेट से भी कम दे रहा हो, तो उसके ऊपर फिर आप एडिशनल टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, वो टैक्सेबल नहीं होगा आपका। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बात समझ आएगी, ऐसे बात नहीं समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं जी, पैम्स एम्प्लॉयर डज नॉट प्रोवाइड कंपनीज कार, कंपनी कार प्रोवाइड नहीं करता। कंपनी कार अगर प्रोवाइड करता भी हो तो उसका बेनिफिट अलग है, वो जो कि हमने नीचे पढ़ना है, वो मैटर नहीं करता, सही। पैम यूजेज हर ओन कार फॉर वर्क, यस, जब भी आप अपनी गाड़ी यूज कर रहे हो तो आपको फ्यूल अलाउंस मिलती है, ठीक है। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2023 हर ट्रैवल कंप्राइज्ड। अब इसमें से गौर से देखना पड़ेगा कि कौन सी माइल्स हम लेंगे, कौन सी माइल्स हम नहीं लेंगे, ठीक है।
बिटवीन होम एंड नॉर्मल प्लेस ऑफ वर्क अभी पड़ा है बच्चों, अभी पड़ा है। ये चीज अलाउड नहीं होती, भूल जाएं। इसके लिए तो सैलरी मिल रही है आपको, घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर जाना, ये चीज अलाउड नहीं होती। दिस इज नॉट अलाउेबल, दिस इज नॉट अलाउेबल। अभी पढ़ा है हमने। सही। बिटवीन नॉर्मल प्लेस ऑफ वर्क एंड क्लाइंट्स, हाँ हाँ ये तो अलाउेबल है, कोई मसला नहीं, 9,000 हम ले लेंगे, यस ये अलाउेबल है। बिटवीन होम एंड क्लाइंट्स, बिटवीन होम एंड क्लाइंट्स, यस ये भी चीज अलाउेबल है। ठीक है। क्यों अलाउेबल है? क्योंकि आप घर से क्लाइंट पे जा रहे हैं, तो ये आप पर्सनल मफाद के लिए तो नहीं जा रहे हैं ना, ये आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, यस। तो हम क्या लेंगे, अपनी हम माइल्स टोटल क्या करेंगे, 9,000 प्लस 3,000। अच्छा ये लास्ट टू भी देख लें, ये क्यों नहीं होंगी। बिटवीन होम एंड एम्प्लॉयर्स क्रिसमस पार्टी, भाई क्रिसमस पार्टी तो उसने मजे के लिए बुलाया है, पार्टी करने के लिए बुलाया है। इसमें एम्प्लॉयमेंट का क्या काम, इससे आपके काम को क्या गरज पड़ता है। नो, नॉट अलाउेबल, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउेबल। ठीक है। अदर पर्सनल ट्रैवल तो हम कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए तो नहीं कर रही है। ठीक है। तो हम सिर्फ 9,000 और 3,000 ये दोनों फिगर्स लेंगे। इसकी डिस्कशन ऊपर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ डिटेल में। कितने माइल्स बनते हैं डियर स्टूडेंट्स, 12,000 माइल्स, 12,000 माइल्स। ठीक है। अच्छा रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। शो द टैक्सेबल अमाउंट और अलाउेबल एक्सपेंस फॉर एम्प्लॉयमेंट इनकम पर्पस, एज्यूम दैट पैम्स एम्प्लॉयर पेज हैज अ बिजनेस माइलेज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। पहले में एम्प्लॉयर उसको कितना दे रहा है, 50 पेंस पर माइल। सेकंड में उसको 30 पेंस पर माइल। तीसरे में निल, कुछ भी नहीं दे रहा उसको। चलें पहले पार्ट ए करते हैं। ठीक है। पार्ट ए में मैं क्या करता हूँ, पार्ट ए में मैं ये करता हूँ कि पहले लिखता हूँ अलाउंस रिसीव्ड। एक सेकंड, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं इसके लिए। देखें पार्ट ए में मैं लिखता हूँ अलाउंस रिसीव्ड। कितनी अलाउंस मिल रही है डियर स्टूडेंट्स, 12,000 माइल्स हैं और वो 50 पेंस पे पे कर रहे हैं। 50 पेंस पे पे करे ना, ऐसी है, 50 पेंस पे पे करे। ये कितना बनता है, 6,000, 6,000 पाउंड। सही है? लेकिन एच एम आर सी के जो ए एम ए पी रेट्स हैं वो कैसे चलेंगे, वो कैसे चलेंगे। बहुत आसान है, देखें 12,000 माइल्स है ना, अभी हमने पढ़े 10,000 तक 45 पेंस, उससे ऊपर जो है 25 पेंस। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 45p, और 2,000 ऊपर है ना, 12,000 है, 2,000 इंटू 25p। सही, ये कितना बन रहा है, ये हर केस में इतना ही बनेगा, 5,000 ही बनेगा। अब देखें एम्प्लॉयर ने तकल्लुफ कर दिया, यस, हद से ज्यादा बढ़ गया। HMRC ने कहा था भाई मैं 5,000 ही अलाउ करूंगा तुम्हें। ठीक है। एम्प्लॉयर ने कहा 5,000 छोड़ो, मैं 6,000 देता हूँ तुम्हें। तो भाई ये जो एक्स्ट्रा 1,000 का तकल्लुफ है, इस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ये टैक्सेबल बेनिफिट है आपका। ठीक है, समझ रहे हैं। सही है, इस तरह से सवाल होगा। पार्ट बी देखें, पार्ट बी देखें। पार्ट बी में देखते हैं क्या कर रहे हैं वो। एक सेकंड। ठीक है भाई, समझ रहे हैं। पार्ट बी में क्या है, 30 पेंस पर माइल, देखें 30 पेंस पर माइल। तो ठीक है, वही कर लेते हैं। HMRC की जो अप्रूव माइलेज अलाउंस है, थोड़ा सा मैं जरा फॉर्मेट ऊपर नीचे कर दिया, ये AMAP यही रहेगी 5,000, ये चेंज नहीं होगी। ये हम एक दफ़ा कैलकुलेट कर चुके हैं, बार बार टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है। अब एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, तकल्लुफ कर रहा है या हद से कम दे रहा है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है। आपको 30 पेंस पर माइल दे रहा है। ठीक है। तो अगर आप 12,000 माइल्स हैं, उसको 30 पेंस से मल्टीप्लाई करें, कितना बनता है, 3600, 3600, हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एम्प्लॉयर तो कम दे रहा है, एम्प्लॉयर तो कम दे रहा है। HMRC ने कहा मैं आपको 5,000 अलाउ करता हूँ, आप इतना एक्सपेंस तक माइनस कर सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉयर तो सिर्फ 3600 दे रहा है, इससे काम नहीं बन रहा हमारा। इसमें क्या होगा, ये बेसिकली हमारा अलाउेबल हो जाएगा। कितना बनेगा, 1,400। ये टैक्सेबल नहीं होगा, ये अलाउेबल होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर ज्यादती कर रहा है हमारे साथ। ठीक है। ये अलाउेबल एक्सपेंस हो जाएगा, आप इसको माइनस कर सकते हैं। तकल्लुफ में ज्यादा दिया वो टैक्सेबल है। ठीक है। लेकिन अगर हद से कम दे दिया, जलील किया, तो वो अलाउेबल है। ठीक है। आसान लफ्जों में याद रखना है इसको। ठीक है। ऑप्शन सी देखें। ऑप्शन सी में नील, कुछ भी नहीं दे रहा भाई, कुछ भी नहीं दे रहा। तो इसमें HMRC की तो AMAP वही रहेगी ना। ठीक है, वही रहेगी, 5,000 हम निकाल चुके हैं। एम्प्लॉयर कुछ दे रहे, एम्प्लॉयर कुछ दे रहे, एम्प्लॉयर कुछ दे रहा है, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं दे रहा, जीरो, नील। तो इसका मतलब पूरा 5 का 5,000 आपका क्या हो जाएगा, अलाउेबल एक्सपेंस हो जाएगा। ये ज्यादती है, सरासर ज्यादती है। किससे, एम्प्लॉयर से। ये आपको 5,000 फुल अलाउेबल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट समझ गए, हमेशा जब सवाल करना है दोनों की पर्सपेक्टिव से करना है, HMRC की पर्सपेक्टिव से भी और एम्प्लॉयर की पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है। ओवर एंड अबव हुआ, ज्यादा तकल्लुफ हुआ, तो फिर आपको अलाउेबल है, सॉरी आपको टैक्सेबल है। अगर तकल्लुफ ना हुआ, कम हुआ, तो ठीक है, हम उसको अलाउ कर सकते हैं, इसमें हम जायज़ हैं। सही। ठीक है। पहला बेनिफिट हो चुका है विद एग्जांपल, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब देखें वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम।
ये भी एक सेकंड चीज है। वैसे बेनिफिट्स नीचे और आएंगे, ये वर्क फ्रॉम होम का बताया हुआ है, ठीक है। एम्प्लॉयज कैन बी कैन बी क्लेम हाउस होल्ड एक्सपेंसेस सच एज इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग। लेट्स से अगर वो घर से काम करें, उनका ऑफिस सिस्टम नहीं है, यही होता है ना वर्क फ्रॉम होम, आजकल हर जगह चल रहा है। वर्थ £6 पर वीक इफ देयर एम्प्लॉयर रिक्वायर्स देम टू वर्क फ्रॉम होम। अगर आपका एम्प्लॉयर कहता है कि आप घर से काम करो, ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली उनके अपने खर्चे भी तो होते हैं ना, ठीक है। तो HMRC ने क्या कहा है कि आप £6 पर वीक जो है इसमें क्लेम कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स ये बात ना भूलें कि एक साल में कितनी होती हैं, 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स होते हैं ओनली, ठीक है। एम्प्लॉयज कैन ऑल्सो क्लेम बिजनेस टेलीफोन कॉल्स एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन क्लाइंट्स। हाँ, आपने अपना बैलेंस डलवाया, आपने पैकेज कराया, आपने बिजनेस क्लाइंट्स को, पर्सनल बंदों से नहीं, दोस्त यार से बात नहीं, नो, क्लाइंट से बात, बिजनेस के क्लाइंट से बात, सेल्स कर रहे हैं, सेल क्लोज कर रहे हैं, कोल्ड कॉल्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, वो तमाम आप टेलीफोन कॉल्स भी आप क्लेम कर सकते हैं। ये री होते हैं, ठीक है, री, ठीक है, री बाय एम्प्लॉयर। सही, तो देखें हम मकसद को देख रहे हैं यहाँ पे। मकसद ये नहीं है कि पर्सनल हम खर्च करें, मकसद ये है कि जो काम हम एम्प्लॉयमेंट के लिए स्पेसिफिकली कर रहे हैं, खसूसतन कर रहे हैं, यस, वो हमें माइनस करना पड़ेगा, वो चीज़ अलाइबल होगी। लेकिन जो चीज़ तकल्लुफ में हद से बढ़ेगी, यस, वो चीज़ टैक्सेबल हो जाएगी। समझे भाई, ठीक है। चलें, अब आ जाए बेनिफिट्स के ऊपर, ठीक है। अब वैसे तो बेनिफिट्स हम शुरू से पढ़े थे, लेकिन वो छोटी सी एग्जांपल थी, यहाँ से प्रॉपर जो बेनिफिट्स हैं वो शुरू होते हैं, ठीक है। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स दो तरह के बेनिफिट्स हैं, एक है एग्जाम्प्ट बेनिफिट्स और एक है टैक्सेबल बेनिफिट्स, ठीक है। एग्जाम्प्ट बेनिफिट्स भी कुछ हैं कि आपको जितना मर्जी फायदा कुछ दे दे, एम्प्लॉयर तकल्लुफ में चला जाए, वो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं है। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, पूरी लिस्ट है, पूरा पेज भरा हुआ है। इसको नीचे यहाँ दिया हुआ है, इसको हम थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगेन जनरल रूल वही है, ठीक है। ओनली द मार्जिनल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर फॉर प्रोवाइडिंग द बेनिफिट। प्रोवाइडिंग बेनिफिट का ये मतलब है कि अब एम्प्लॉयर जो है ना थोड़ा ज़्यादा तकल्लुफ कर रहा है, वो आपको अब गाड़ी भी देगा, ठीक है, वो आपको एक पर्सनल लैपटॉप भी दे रहा है, आपको पर्सनल मोबाइल भी दे रहा है, ये सारी चीज़ें ये बेनिफिट्स के अंदर आती हैं, सही। ओनली द मार्जिनल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर फॉर प्रोवाइडिंग द बेनिफिट ओवर एंड अबव द अलाउड लिमिट इज टैक्सेबल। देखें, वही हमने अभी ट्रैवल एक्सपेंसेस में यही पढ़ा है ना, AMAP जो रेट्स हैं, उसके ओवर एंड अबव जो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब है, जो इसको डिफरेंस उसका पड़ेगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट पड़ेगा, ये चीज़ हमारी टैक्सेबल होगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉई, सेकंड पॉइंट पढ़ें, एम्प्लॉई वाज अलाउड 500 टैक्स फ्री बेनिफिट बाय HMRC, नाउ एम्प्लॉयर हैज गिवन हिम 700। एम्प्लॉयर, किसी में स्पेसिफिक बेनिफिट की बात नहीं कर रहा, वैसे ही मैं कह रहा हूँ, HMRC ने कहा था कि एम्प्लॉयर आपको 500 इस सिलसिले में दे सकता है, एम्प्लॉयर ने आपको 700 दे दिए, तो इसमें एक्स्ट्रा 200 का तकल्लुफ कर रहा है ना वो, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा तकल्लुफ है ये आपका टैक्सेबल बेनिफिट है, इस पे आप टैक्स चार्ज करेंगे, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, ठीक है, उधार की सूरत में, लेकिन वो उधार कभी चुकाना नहीं है, आपको वापस नहीं करना, ठीक। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉई टुवर्ड्स द बेनिफिट विल रिड्यूस द टैक्सेबल बेनिफिट, यस। कोई भी एम्प्लॉई अगर अपनी तरफ से थोड़ा सा दिमाग लगाता है, अगर थोड़ी फिक्र करता है, अगर वो कुछ पे कर देता है तकल्लुफ के बजाय, वापस कुछ एहसान उतार देता है एम्प्लॉयर का, तो फिर यस, वो चीज़ हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज डिडक्टेबल। जिसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉई, ठीक है। होल लिस्ट ऑफ एग्जाम्प्ट एंड टैक्सेबल बेनिफिट्स इज डिस्कस बिलो, इसको हम डिस्कस करते हैं सुकून से, ठीक है। ऑल बेनिफिट्स गिवन बाय एम्प्लॉयर हैव टू बी रिकॉर्डेड इन P11D। हाँ, ये एक फॉर्म होता है, ठीक है। एक और भी फॉर्म वैसे होता है, मैं PAY में आपको पढ़ाऊंगा, PAY इसके बाद आता है, इसी से कनेक्टेड टॉपिक है, ठीक है। PAY का होता है मतलब होता है पे एज यू अर्न। आपको याद है हमने कुछ इसकी 2-3 सवाल उसमें भी किए थे, बेसिक इनकम टैक्स वाले लेक्चर में, ठीक है। तो PAY वाला जब हम टॉपिक करेंगे तब मैं आपको ये भी कराऊंगा कि जो भी आप टैक्स की सिचुएशन में, आपका एक फॉर्म बनता है, हर एम्प्लॉय को एक फॉर्म मिलता है अपनी कंपनी की तरफ से, उसको हम कहते हैं P60 फॉर्म, ठीक है। P60 में क्या रिकॉर्ड होता है, आपकी एम्प्लॉयमेंट की सैलरी, जो आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है, जो भी आपको मतलब इसमें से टैक्स वगैरह डिडक्ट हो रहा है, वो सारी इसमें P60 में रिकॉर्ड होती है, ठीक है। और P11D फॉर्म में क्या रिकॉर्ड होते हैं, आपके तमाम बेनिफिट्स, ठीक है, तमाम बेनिफिट्स रिकॉर्ड होते हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, P11D में तमाम आपके बेनिफिट्स रिकॉर्ड होते हैं, सही। टू लेटर रिपोर्टेड टू देयर टैक्सेशन अथॉरिटीज, हाँ, बाद में आपको रिपोर्ट करना पड़ सकता है, आप हर चीज़ को फॉर्म के अंदर प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे एग्जाम बेनिफिट्स कि ये क्या चीज़ होते हैं।